नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि इकॉनमी क्लास चल रही है। इकॉनमी में हमने जो पहली यूनिट है और पहली यूनिट का जो पहला टॉपिक है कृषि, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे थे। आज ये सेकंड लास्ट कृषि से संबंधित टॉपिक्स की आज ये सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर होगा, उसके बाद आपका कृषि का पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। कृषि से संबंधित टोटल 25 वीडियोज बन रहे हैं। ठीक है, चालू करते हैं आज का लेक्चर आपका। तो आज का लेक्चर जो चालू करने वाले उसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले प्रमुख थे। वो आपका क्या है, एक भारतीय खाद्य निगम FCI, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा था आपका बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक की जिम्मेदारी किसके हाथों में है, भारतीय खाद्य निगम के हाथों में। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में कृषि को देखेंगे। ठीक है, कृषि को मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। पर इन दोनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं आज का आपका जो पिछला जो प्रश्न था, पिछले वीडियो में दिया गया, उस प्रश्न का मॉडल आंसर क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। प्रश्न था आपका कि लघु और सीमांत जोतधारकों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो लघु और सीमांत कृषक हैं, जोतधारक मतलब कृषक हैं, उनकी समस्याओं का उल्लेख करना है। तो आप इंट्रो बता सकते हैं, इंट्रो में ये बता सकते हैं कि लघु और सीमांत जोतधारक होते कौन हैं। तो ठीक है, तो जिनके पास भी 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है वो लघु और सीमांत कृषक कहलाते हैं। और हमारे देश में ऐसे लगभग जो कृषक भी कितने हैं, 85% है। टोटल कृषकों का 85% लगभग कौन है, लघु और सीमांत कृषक हैं। ठीक है, अब इनका आप सीधे समस्याएं बता सकते हैं। समस्याओं को हमने यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिया है, आप इनको डिटेल में एक लाइन सब में लिख सकते हैं। जैसे पूंजी का अभाव होता है, सीधी सी बात है, कृषि में निवेश के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। अगर आपको अपना उत्पादन बढ़ाना है, गुणवत्ता बढ़ानी है, तो वहाँ पर निवेश की आवश्यकता होगी। पर इन कृषकों के पास समस्या क्या जाती है, पूंजी ही नहीं होती है। दूसरा, तकनीक का अभाव। पूंजी कैसे आएगी, तकनीक कैसे आएगी, पूंजी से आएगी। अगर आपके पास पूंजी है तो आप तकनीक को खरीद सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो वो चीज़ का अभाव है। और दूसरी चीज़ की तकनीक सरकार द्वारा भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, पर सरकार द्वारा जो तकनीक प्रोवाइड करवाई जाती है वो मध्यम और बड़े किसानों तक सीमित रह जाती है। लघु किसानों को, सीमांत किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तीसरा, अवसंरचना का अभाव है। अब यहाँ पे जो परिवहन सेवाएं होती हैं, जो कृषि अवसंरचना संबंधित अन्य से वो होती हैं, विकास होता है, वो सब नहीं होता है। ठीक है, कृषि अवसंरचना का विकास नहीं हुआ होता, तो उसका क्या है, इनको लाभ नहीं मिल पाता। उसका लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाने से इनको अपनी फसल की उचित कीमत नहीं मिल पाती है सही समय पर। ठीक है, अगली समस्या है ऋणग्रस्तता की। ऋणग्रस्तता की समस्या क्या है, तो हमारे देश में जो एक सामान्य लघु और सीमांत किसान कृषक होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो उसकी साल भर में जो वो होती है, आय होती है, लगभग 77,000 रुपये होती है। इसका डेटा हम पहले पुराने वीडियोज में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप ग्रामीण ऋणग्रस्तता में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग अगर मान के चलें 77,000 होती है ग्रामीण कृषक परिवार की आय। ठीक है, अब इस 77,000 में से जिस वर्ष इसके पास 77,000 आए एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, उसी वर्ष उस पर 44,000 रुपये का क्या होता है, ऋण होता है। 44,000 रुपये का क्या होता है, ऋण होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी बचने वाला लगभग 30-33,000 रुपये, उसमें तो क्या है, उसका जीवन यापन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर बाजार से ऋण लेना पड़ेगा। बाजार से ऋण कैसे ले सकता है वो, औपचारिक तरीके से या अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक तरीका मतलब जो बैंक है सरकार के द्वारा स्थापित किए हुए, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यहाँ से। या फिर अनौपचारिक तरीका क्या है, साहूकार, महाजन, सेठ लोग जो होते हैं उनसे ले ले, जो कि ऋण जाल का कारण बनता है। अगला है प्रतिस्पर्धा क्षमता का अभाव। प्रतिस्पर्धा क्षमता के अभाव में क्या है, देखो कि अब लघु और सीमांत कृषकों की क्या है, उत्पादन कम रहती है। ठीक है, उत्पादन कम होता है, निवेश कम होता है, इससे क्या होता है, गुणवत्ता में कई बार फर्क पड़ता है। तो ये मार्केट में क्या कर पाते हैं, कम्पीट नहीं कर पाते हैं। मार्केट में किससे कम्पीट करना है इनको, मध्यम कृषकों से, बड़े कृषकों से। और साथ ही साथ जो विदेशी व्यापार चल रहा है यहाँ पे, उससे भी विदेशी उत्पाद जो आते हैं, विदेशी कृषि उत्पाद जो आते हैं, उनसे भी कम्पीट करना है इनको मार्केट में। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगला है कम आय की प्राप्ति। कम आय की प्राप्ति कैसे होती है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये जो सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है विपणन की, कि आप क्या है, सरकार की जो सहकारी मंडियाँ होती हैं वहाँ जाइए अपनी फसल को लेकर के, और MSP पे, किस रेट पे, MSP पे उनको बेच दीजिए। मतलब आपको फिक्स्ड है कि इतना अमाउंट तो आपको आय के रूप में प्राप्त होगा। जैसे गेहूँ का अगर 2,000 MSP फिक्स किया गया है, तो एटलीस्ट आपको 2,000 तो मिलेगा। ठीक है, पर इनके पास क्या है, इनका उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने की वजह से क्या है, सरकार की जो औपचारिक प्रक्रिया है विपणन की, सहकारी मंडियों वाली, उसमें जुड़ नहीं पाते हैं।
अब उसमें न जुड़ पाने की वजह से क्या होता है, उनको बाहर अपना अन्न बेचना पड़ता है, और बाहर अन्न बेचना मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप सेठ साहूकार महाजन के शोषण में फंसने वाले हैं, आपको अपनी आय का सही कीमत नहीं मिलने वाला। और अगली जो समस्या वो है औपचारिक बाजार तक पहुंच का अभाव, वही है कम आय की प्राप्ति क्यों हो रही, क्योंकि औपचारिक बाजार तक पहुंच का अभाव है। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा लघु और जो सीमांत जो धारक है उनकी समस्याएं थी। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है आपका FCI, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब स्थापना की गई थी इसकी? 1964 में। इसकी 1964 में स्थापना की गई थी अधिनियम के माध्यम से। कौन सा अधिनियम था? भारतीय खाद्य निगम अधिनियम। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 में लाया गया था, जिसके तहत 1965 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1964 में अधिनियम आया था, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये क्या है? एक क्या है? संगठन, एक तरीके से एक संस्था है। ठीक है, ये क्या है? संस्था है। ये संस्था किसके अंतर्गत आती है? तो आपका उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है सार्वजनिक वितरण विभाग, उसके अंतर्गत आता है आपका FCI। ठीक है, मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण विभाग है, उसके अंतर्गत आता है आपका FCI। अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य को हम सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हैं। वो कार्य क्या है कि इसका खरीद करना, फसल जो भी उत्पादन होता है रबी खरीफ की फसलों को, उसको खरीदती है ये संस्था। उसके बाद उसको भंडारित करती है अपने FCI के भंडार गृहों में, उनका परिवहन करती है भंडारण के लिए, फिर भंडारण से वापस बाजार में लाने के लिए वितरण करवाती है, बिक्री करवाती है। ठीक है, तो ये सभी काम उसके द्वारा किए जाते हैं, संचालित FCI के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समस्याएं विद्यमान है, उनको देखते हैं। पहला क्या है? क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता किस चीज़ में है? भंडार गृहों में। अब देखिए, हरित क्रांति जब चालू हुई 65 में, उस समय हरित क्रांति की जो सफलता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रही? पश्चिमोत्तर भारत में रही। तो चूंकि पश्चिमोत्तर भारत में सफलता ज़्यादा रही, मतलब उत्पादन वहाँ ज़्यादा हो रहा था, तो FCI ने गोदामों को वहीं क्या कर दिया? उसी क्षेत्रों में लगभग स्थापित कर दिया सभी बड़ी गोदामों को। उसके बाद क्या हुआ? हरित क्रांति का द्वितीय चरण आया, लेटर फेज जो आया, उसमें हरित क्रांति लगभग पूरे देश में कहीं ना कहीं थोड़े कहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन सफल हुई। ठीक है, पर FCI ने अपने भंडार गृहों को क्या किया? विकेंद्रीकृत नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है? आपका क्षेत्रीय असमानता है। फिर है आपका आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना की कमी, अब गोदाम गृह स्थापित तो किए गए, पर उतनी पर्याप्त मात्रा में स्थापित नहीं किए गए जितना हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। 300 मीट्रिक टन का हमारे यहाँ लगभग प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, लाख मीट्रिक टन का। ठीक है, पर हमारे यहाँ उस पूरी फसल को भंडारित करने की क्षमता FCI के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है? अनाज को खुले में रखा जाता है। आप किसी भी सहकारी मंडी में चले जाइए, वहाँ पे आप हमेशा पाएंगे कि अनाज खुले में रखा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रखा होगा? टीन सेट के नीचे रखा होगा, जो कि बरसात आदि की स्थिति में क्या हो जाता है? पूरा सड़ जाता है, पानी में डूब जाता है। अगली समस्या बेहतर निगरानी प्रणाली की है। अब यहाँ पे जो परिवहन होता है, वितरण होता है, विपणन हो रहा है, उसकी प्रॉपर निगरानी नहीं होती। उसकी प्रॉपर निगरानी न होने से क्या होता है? भ्रष्टाचार, अनियमितता को बढ़ावा मिलता है। अगला है वैज्ञानिक प्रबंधन का अभाव। तो अनाज सड़ने और खराब होने की समस्या यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके सुझाव क्या किया जाना चाहिए। तो आपके पास क्या था भाई? क्षेत्रीय असमानता थी गोदाम गृहों में, तो आप उनको क्या कीजिए? विकेंद्रीकृत कीजिए। गोदाम संख्या की वृद्धि करते हुए गोदाम की संख्या में वृद्धि करो और उनको विकेंद्रीकृत करो। अब अगर आपको संख्या में वृद्धि करनी है और सरकार के पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को PPP मॉडल अपनाना चाहिए। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा क्या है? आधारभूत अवसंरचना का विकास करने के लिए करना चाहिए, और उसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को महत्व दिया जाना चाहिए। आधारभूत अवसंरचना का विकास कीजिए और खाद्य संस्करण को अलग से उसमें स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा वहाँ निगरानी की समस्या थी, भ्रष्टाचार था, तो आप उसके लिए ICT का प्रयोग कीजिए ताकि सतत निगरानी की जा सके। और इसके अलावा क्या है कि FCI प्रबंधन में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, FCI के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी लाओ। अभी यहाँ पे क्या है? पूरे प्रबंधन में सब सरकारी लोग शामिल हैं। ठीक है, अगर किसान शामिल हो जाएगा तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस बन जाएगा। लोग क्या है? एक दूसरे के गलत कामों को क्या करने का? नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? आपका सुझाव था। यहाँ से क्या होता है? पूरा आपका बफर स्टॉक आज समाप्त होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि का क्या है योगदान है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कृषि के संबंध में जो भी चीज़ें हैं, तो कुछ अलग से खास आपको नहीं पढ़ना है।
आपने ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, चाहे एमएसपी हो, खाद्य सुरक्षा हो, ठीक है, इसके अलावा आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हुए हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बफर स्टॉक वगैरह सब यहाँ पे कवर होंगे। आपको उन्हीं चीज़ों को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न की डिमांड के अनुसार उसको अरेंज करना है। यहाँ पे हम बस इतना देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का कृषि में क्या स्थिति, क्या योगदान है, बस इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं, ताकि आपके पास क्या इकट्ठा हो जाए, फॉडर मटेरियल इकट्ठा हो जाए। फॉडर मटेरियल इकट्ठा हो जाए मतलब आपका बेस तो क्या रहेगा, जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है जितने वीडियोज में वो सब रहेगा। बस ये फॉडर मटेरियल मतलब इसको आपको वहाँ क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश की कृषि का योगदान क्या है। तो अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट देखें, मध्य प्रदेश सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जा रही है, तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि का जीडीपी में 23.36 का योगदान है और रोजगार में 72% का योगदान है। देखिए, इसको अगर आप भारत से कंपेयर करें तो भारत की कृषि का भारत की जीडीपी में योगदान कितना है, लगभग मात्र 16% है, जबकि प्रदेश में कृषि का योगदान कितना जीडीपी में, लगभग 23% का। वहीं अगर आप रोजगार की बात करें तो रोजगार में भारतीय कृषि का रोजगार में योगदान कितना है, लगभग 45 से 46% का, पर यहाँ पे मध्य प्रदेश में रोजगार में कितना योगदान देता है, वो लगभग 72% का, ठीक है। तो ये क्या था, आपका योगदान था। आगे यहाँ पर कुछ और तथ्य दिए हुए हैं, जिससे मध्य प्रदेश की जो कृषि विकास दर है, जीडीपी वृद्धि दर कृषि क्षेत्र की, वो कितनी चल रही, औसतन कितनी चल रही, लगभग 18.8% चल रही है कई वर्षों से, ठीक है, जो कि भारत में से क्या है, सर्वाधिक है। इसके अलावा क्या है, कृषि कैबिनेट का गठन करने वाला मध्य प्रदेश। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जिनको सबसे पहले मध्य प्रदेश ने गठित किया है या उस क्षेत्र में काम किया। सबसे पहले कृषि कैबिनेट का गठन किया गया, देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने किया। दूसरा, कृषक आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और तीसरा, पृथक रूप से कृषि बजट पारित करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। पृथक मतलब अलग से कृषि बजट जारी करना, ठीक है, तो ये भी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। तो कृषि कैबिनेट हो गई, कृषक आयोग हो गया और पृथक बजट हो गया, ये सब करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। आगे आते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में फसलों के उत्पादन के मामले में स्थिति दी हुई कि देश में उसका कौन सा स्थान है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है कुछ फसलों के उत्पादन में। कौन कौन सी फसलें हैं वो उनको देखते हैं। तो प्रथम स्थान दलहनी फसलों में है, तिलहनी फसलों में है, सोयाबीन, चना, मसूर और जैविक कृषि। दलहन, तिलहन, सोयाबीन, चना, मसूर, इनमें पहला स्थान है और जैविक कृषि में भी पहला स्थान है। प्रतिशत के आधार पे जाएंगे तो जैविक कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, प्रतिशत के आधार पे सिक्किम में 100% वो क्या है, आपका जैविक राज्य है। पर अगर एरिया के हिसाब से जाएंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ की जाती है, आपके अपने मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा स्थान किन फसलों में उसको देख लेते हैं। तो गेहूँ, अरहर, सरसों, धनिया, प्याज, मक्का। गेहूँ, अरहर, सरसों, धनिया, प्याज, मक्का, इन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, ठीक है। तो ये क्या था, आपका पूरा मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति थी। यहाँ पे एक पॉइंट आपको, 7वां पॉइंट क्या याद रखना है, आपका कृषि कर्मठ अवार्ड, ठीक है। कृषि कर्मठ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, उसके द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिलने का रिकॉर्ड है। अच्छे से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, आज से कृषि का इस बेसिक टॉपिक सभी समाप्त होते हैं। अब कृषि का सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है कि मध्य प्रदेश जो कृषि है उसमें आईसीटी का क्या योगदान, कृषि संबंधित जो संस्थान उनके बारे में देखेंगे। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कृषि संबंधित संस्थान, मतलब कृषि में अनुसंधान के लिए कौन कौन से संस्थान हैं और कृषि में विपणन के लिए कौन कौन से संस्थान हैं। जैसे आपका नाफेड हो गया, ट्राइफेड हो गया, इसके अलावा ICAR हो गया, IARI हो गया। ये जो नए नए संस्थान बने, कुछ पुराने संस्थान हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले आपके लिए जो कल का प्रश्न रहेगा उसको देख लेते हैं कि भारत में खाद्य असुरक्षा के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या प्रश्न है आपका, खाद्य असुरक्षा के कारण बताने हैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।